झारा साहब प्लीज। सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि अभी अनिल जी ने बताया कि ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा कठिन भी है। और कठिन इसलिए कि इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमको जैन ग्रंथों में नहीं मिलती। तो जब हम ये सोल बॉडी इंटरेक्शन की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी कुछ स्पेकुलेशंस भी इन्वॉल्व होंगे क्योंकि जानकारी नहीं है और हमको ये जानना है कि वास्तव में होता कैसे है। ये समस्या हमारे यही नहीं है, ये साइंस में भी ये समस्या आती है। साइंस में ये दूसरे फॉर्म में आती है, वो उसको बोलते हैं माइंड मैटर इंटरेक्शन। तो माइंड मैटर इंटरेक्शन के बारे में अगर इतिहास देखें तो सबसे पहले रेने डेकार्टे ने ये थ्योरी दी थी ड्यूअलिज्म की, माइंड मैटर। और उस टाइम भी ये समस्या आई थी तो लोगों ने उनसे पूछा कि माइंड और मैटर में इंटरेक्शन कैसे होता है, संबंध कैसे बनता है। तो डेकार्टे का आंसर था कि ये पीनियल ग्लैंड के थ्रू बनता है। तो ये उनका आंसर था, लेकिन पीनियल ग्लैंड के थ्रू कैसे बनता है ये भी उन्होंने नहीं बताया। इसमें कुछ सच्चाई है, हम देखेंगे किस प्रकार ग्लैंड्स जो हैं इंटरेक्शन में काम करती हैं, ये हम अपने लेक्चर्स में देखेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम इसको साइंटिफिक टर्म्स में अगर समझना है तो काफ़ी इसमें काफ़ी स्पेकुलेशंस इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले तो हम ये देखें कि शरीर की जो महत्ता है वो जैन धर्म में किस प्रकार बताई गई है। तो एक स्टेटमेंट आता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। तो ये बताया गया है कि जो शरीर है वो धर्म साधन का माध्यम है। तो ये स्टेटमेंट मैं समझता हूँ किसी आचार्य ने दिया है, क्योंकि शरीर तो सांसारिक कार्यों के लिए भी काम आता है, जो इसमें उसका उल्लेख नहीं है। इसमें धर्म की प्रधानता मानी गई है। फिर दूसरी बात हम ये जानते हैं और देखते हैं कि जो देवता हैं वो ज्ञान की दृष्टि से हमसे बहुत ऊंचे हैं, बहुत सुपीरियर हैं, लेकिन फिर भी वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास में यह शरीर नहीं है। ये उस शरीर की महत्ता को बताता है। और तीसरी बात जो हमारे संज्ञान में आती है कि जो तीर्थंकर होते हैं, अरिहंत होते हैं, उनकी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है। ब्रज नाराज सहनन, ये बात अपने यहाँ लिखी गई है कि उनके ये सहनन होना आवश्यक है, तभी वो इतनी साधना करके मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। तो शरीर का महत्व अपने यहाँ कई प्रकार से बताया गया है। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में अगर बॉडी को हम देखना चाहें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरी दृष्टि से द ह्यूमन बॉडी इज द बिगेस्ट वंडर ऑफ नेचर। इसका अनुमान साइंस भी अभी पूरा नहीं लगा सकी है। उदाहरण दे रहा हूं मैं दो तीन इस बात को समझने के लिए। मान लीजिए हम कंपेयर करें कि कोई आदमी एक मकान बना रहा है तो कैसे बनाता है और हमारी बॉडी कैसे बनती है। जो आदमी मकान बना रहा है उसको कई प्रकार के मटेरियल की आवश्यकता होती है। उसको सीमेंट चाहिए, उसको लोहा चाहिए, उसको ईंट चाहिए, उसको रेत चाहिए, कॉपर चाहिए और कई प्रकार के मटेरियल्स काम आते हैं। ये मटेरियल सारे इकट्ठे करने पड़ते हैं। ये मटेरियल्स कहाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं। सीमेंट की बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, सरिया आप लाते हैं उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है। जो आप कॉपर यूज करते हैं, कॉपर वायर यूज करते हैं, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं। तो आप देखिए कि घर में जो सामान, घर बनाने में जो सामान यूज होता है उसके लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। इतनी फैक्ट्रीज होती हैं, कितने लोग लगते हैं, तब जाकर के वो सामान इकट्ठा होता है और घर बनता है। उसका कंपैरिजन में हमारा शरीर देखिए। हमारा शरीर जो बनता है उसमें जितने मटेरियल लगते हैं वो सारा शरीर के अंदर ही बनता है।
और राइट टाइम पे बनता है, राइट अमाउंट पे बनता है और राइट वे में असेंबल होकर के हमारे पार्ट्स बन जाते हैं और ये हमको पता ही नहीं चलता। तो आप देखिए शरीर का कितना अद्भुत जो कंस्ट्रक्शन है या जो व्यवहार है तो उसको तुलना नहीं कर सकते। एक उदाहरण में जरा ये म्यूट कर दिए भाई दूसरा पूर्वी जी। एक दूसरा उदाहरण में दे रहा हूँ, डाइजेस्टिंग सिस्टम को ले लीजिए आप। हमारे यहाँ जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका देखिए क्या करते हैं, खाना खाते हैं, माउथ से फीड करते हैं और वो सारा भोजन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है और वेस्ट मटेरियल अलग हो जाता है। अब इस सिस्टम में देखिए कितने केमिकल्स की जरूरत पड़ती है इस डाइजेशन सिस्टम के अंदर। वो केमिकल्स सारे हमारे सिस्टम में जगह जगह पर बनते हैं, राइट अमाउंट पे बनते हैं, राइट जगह पे बनते हैं, राइट समय पे बनते हैं और स्टोर नहीं होते, जब जरूरत पड़ती है तब बन जाते हैं। कितना अद्भुत सिस्टम है। और यही सिस्टम अगर बाहर देखें कि जितने केमिकल्स इस सिस्टम में यूज हो रहे हैं, अगर वो बाहर से हमको उसका व्यवस्था करनी पड़े तो मतलब कितनी फैक्ट्री लगेगी हर 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 केमिकल के लिए। इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे यहाँ बनते हैं, वो एसिड्स अगर बाहर से शरीर पर डाल दिए जाए तो शरीर जल जाए, लेकिन शरीर के अंदर बन जाते हैं और काम आते हैं। कितना अद्भुत सिस्टम है। एफिशिएंसी देखिए हमारे शरीर की, जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 100% के नजदीक होती है। उस देखिए उसमें कोई एंट्रोपी इंक्रीज नहीं होती है, बल्कि एंट्रोपी डिक्रीज होती है। ऑर्डर होता है हमारे शरीर में, ऑर्डर बनता है। ऐसे सिस्टम नेचर में बन ही नहीं सकते। और देखिए हमारे हर अंग के लिए अलग डॉक्टर होते हैं। आंख का डॉक्टर अलग है और शरीर के हर एक अंग का, ब्रेन का अलग है, हार्ट का अलग है, किडनी का अलग है, हर एक के अलग अलग डॉक्टर होते हैं। और फिर भी आप देखिए कि हम सारे हमारे अंगों के बारे में आज तक नहीं जानते। काफी रिसर्च बराबर चलती रहती है, नई नई जानकारी हर अंग के बारे में आती रहती है। अद्भुत सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम देखिए बॉडी का, हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि सारे बैक्टीरिया से हमको बचाती है, वायरस से बचाती है। इतने बैक्टीरिया हमारे शरीर में हैं, अगर डिफेंस सिस्टम नहीं हो तो यह शरीर कुछ दिन चलेगा ही नहीं। वायरस का देखिए, आजकल कोविड के बारे में हम देख रहे हैं, कोई नया वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी बॉडी अपने आप एंटीबॉडी बना लेती है, अपना डिफेंस खुद करती है बॉडी। अगर ये डिफेंस सिस्टम ना हो तो ये शरीर चलेगा नहीं। तो ये सारा एग्जाम्पल देने का मेरा एक ही उसमें यहाँ उद्देश्य है कि इस सब काम के लिए इंटेलिजेंस चाहिए। बिना इंटेलिजेंस के इतने सारे काम शरीर में हो नहीं सकते। और ये इंटेलिजेंस कहाँ से आती है? जीन से तो नहीं आती। जीन्स तो मटेरियल प्रोडक्ट है, उसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है। तो जेनिस में कहता है कि सोल से सारी इंटेलिजेंस आती है। कैसे आएगी ये प्रश्न अभी भी खड़ा हुआ है। इसका उत्तर हम लोगों को देना चाहिए। अब हमारे सेंसेस को देखिए, सेंसेस कैसे काम करते हैं। हमारे सेंसेस के लिए ब्रेन आवश्यक है, ये बायोलॉजी कहती है। और जेनिस में इसको उपकरण की तरह से लिया गया है। मैंने पहले भी अपने लेक्चर में कहा था कि मेरे यहाँ यह मान्यता है कि ब्रेन जो हमारे इंद्रिय हैं उनका उपकरण है। तो ब्रेन अकेला इंद्रियों के साथ में मिलकर के इंद्रियों का सेंसिंग सिस्टम का काम नहीं कर सकता, पूरे सेंसिंग फंक्शन का काम नहीं कर सकता। ब्रेन के साथ में माइंड होना चाहिए, क्योंकि ब्रेन जो है वो सेंस डेटा को इंटीग्रेट नहीं कर सकता, इंटीग्रेट करके एक होलिस्टिक पिक्चर नहीं बना सकता। ये लेक्चर में पहले भी कहा था। तो ये कमी है ब्रेन के। तो ब्रेन अपने आप में पूरा सिस्टम नहीं है, वो माइंड के साथ फंक्शन करेगा तभी जो हमारा अनुभव है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो माइंड की आवश्यकता है। तो इस सारे का निष्कर्ष ये है कि सोल इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर बॉडी, जो साइंस नहीं मानता है और जेनिस इसको मानता है, और उसी के आधार पर सारी व्याख्या होती है। अब सवाल उठता है कि सोल और
बॉडी कनेक्टेड कैसे है, आपस में कनेक्शन कैसे बनता है। तो ये जो मूल प्रश्न है जिस पे हम आ रहे हैं, तो प्राइमरीली सोल इज कनेक्टेड टू कार्मन बॉडी। कर्म बंध होता है आत्मा के साथ में, तो आत्मा और कर्म का संबंध है, ये बेसिक चीज है अपने यहाँ। और आत्मा और कर्म का संबंध कैसे बनता है इसके बारे में मैंने पहले भी व्याख्या की थी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा यहाँ कि हमारे यहाँ जो कर्म की मान्यता है वो दो कर्म के दो रूप माने गए हैं, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। तो भाव कर्म और द्रव्य कर्म का आपस में संबंध बनता है, कंटिन्यूअसली एक्सचेंज होता रहता है। भाव कर्म है वो आत्मा का भाग है और द्रव्य कर्म फिजिकल एंटिटी है। तो आत्मा और द्रव्य कर्म के बीच में संबंध बराबर बनता रहता है। ये मैंने इस फिगर में यहाँ दिखाया है, आप राइट साइड में देखेंगे फिगर, तो मैंने ड्रॉ किया है। ये सोल है, ये कार्बन बॉडी है, ये तेजस शरीर है हमारा जो उसके साथ रहता है, ये हमारा मन है। और एक भाग जो मैं यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली पीछे चला गया, वो हमारा औदारिक शरीर है जो स्थूल शरीर है। तो जैसा कि मैंने बताया, आत्मा जिसमें भाव कर्म है, भाव कर्म और ये द्रव्य कर्म है, इन दोनों के बीच में संबंध बराबर बना रहता है एक्सचेंज के नाते। और फिर हमारा तेजस शरीर है, ये क्या काम करता है इसका आगे हम देखेंगे। मन कैसे काम करता है इसको भी आगे हम देखेंगे। तो ये हमारा सिस्टम ये है। अब मेरा जो अध्ययन है उसके अनुसार मैं समझता हूं कि जो 4 तरीके हैं हमारे सोल और बॉडी में कनेक्शन बनने के। एक तो है कार्बन शरीर, कर्म शरीर, जैसा मैंने अभी बताया आपको। दूसरा है प्राण जो तेजस शरीर से बनता है। तीसरा है लेश्य और चौथा है माइंड, मन। तो ये 4 तरीके हैं जिससे आत्मा और शरीर के बीच में संबंध बनता है। इन चारों को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम कर्म को लें कि कर्म और शरीर बॉडी के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है। तो सवाल उठता है कि कर्म के बारे में हम बात तो करते हैं, लेकिन उस कार्बन शरीर का फॉर्म क्या है ये नहीं पता। ये हमारे यहाँ शास्त्रों में इसको उत्तर नहीं मिलता है। वो कहते हैं कि वो कार्बन वर्गण से बना हुआ है, बस इतना ही ज्ञान हमको रहता है। अब क्योंकि ये कार्बन वर्गणा से बनता है, तो मैंने अपने लेक्चर में पहले भी कहा था कि वर्गणा क्या है। तो परमाणु है, वो चार्ज है, मैंने आपको बताया था पहले। इसलिए जो कार्बन वर्गणा है वो एग्रीगेट ऑफ चार्ज है, मतलब कार्बन वर्गणा में भी चार्ज है डेफिनेटली। और हमारे कर्म में चार्ज है। तो जो कर्म है वो एक चार्ज एंटिटी है, और क्योंकि ये चार्ज एंटिटी है इसलिए कार्बन बॉडी में लाइकली टू एग्जिस्ट एज अ फील्ड। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फील्ड जनरेट बनाती है। तो मेरा ये अनुमान है कि जो हमारा कार्बन शरीर है वो एक फील्ड की तरह से एग्जिस्ट करता है। और 8 प्रकार के कर्म हैं जिनके अलग अलग फंक्शन है, सब डिस्टिंक्ट है अपने आप में। तो ये हम मान सकते हैं कि जो कार्बन शरीर है वो उस 8 भागों में डिवाइड करें तो 8 प्रकार के फील्ड हैं। तो ये जैसे द्रव्य कर्म मैंने बताया है यहाँ, तो इसको हम चाहें तो 8 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ये 8 भाग यहाँ मिलेंगे आपको। तो 8 प्रकार के कर्म हैं, 8 प्रकार के फील्ड होने चाहिए मेरी दृष्टि से। और ये 8 प्रकार के कर्मों के बारे में हम जानते हैं, उसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने क्या किया है कि इस फिगर में चूंकि हम कर्मों को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, घाती और अघाती, और ये जो दोनों प्रकार के जो कर्म है वो अलग अलग तरह से शरीर से इंटरेक्ट करते हैं, उनका फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैंने ये जो 8 कर्म है इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये नीचे दिखा रहा हूं मैं, अघाती कर्म है 4, यहाँ है 4 घाती कर्म। इस तरह से 2 ग्रुप बना दिए हमने। और जो घाती कर्म है वो मन के माध्यम से काम करते हैं। तो यहाँ मन है,
और ये हमारा ग्रॉस बॉडी है, औदारिक शरीर है। तो इनके जो फील्ड्स हैं वो डिफरेंट प्रकार से काम करेंगे। जो घाती कर्म के जो इंटरेक्शन है, जैसा कि मैंने बताया, मन के द्वारा काम करते हैं, और जो अघाती कर्म के जो कर्म हैं या अघाती कर्म के फील्ड हैं वो डायरेक्टली शरीर से इंटरेक्ट करते हैं। ये कुछ बात में हम समझ जाएंगे। अब अलग अलग कर्म के बारे में, अलग अलग कर्म का मैं लेना चाहता हूं कि हर एक कर्म शरीर से कैसे इंटरेक्ट करता है। नाम कर्म के बारे में हम देखें। मैंने एक लेक्चर में बायोफोटॉन्स का उल्लेख किया था। वो प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ देयर आर एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिस्ट फाइंडिंग फिजिकल फोर्सेस इनएडिक्वेट टू एक्सप्लेन physiological processes, leading them to speculate about presence of some hidden intelligent force that produces biological structures. तो ये साइंटिस्ट भी इसका अनुमान लगा रहे हैं कि कोई न कोई इंटेलिजेंट फोर्स है जो हमारा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बनाता है। वो भी मानते हैं कि साइंस और मटेरियल नॉलेज इज नॉट इनफ टू एक्सप्लेन दिस। तो एक डिस्कवरी बायोफोटॉन्स की हुई जिसके बारे में मैंने पहले उल्लेख किया था। और ये बायोफोटॉन्स सभी लिविंग सिस्टम से एमिट करते हैं। ये एक वीक लाइट करंट ऑफ सम फोटॉन्स, और साइंटिस्ट have found that the nature of this weak light is emitted by living cells, different from, and it is different from sunlight. जो है ये जो लाइट हमारे शरीर में प्रोड्यूस होती है वो सनलाइट नहीं है, डिफरेंट है, और इसीलिए उसको उन्होंने फोटॉन्स, इन लाइट फोटॉन्स को उन्होंने बायोफोटॉन्स कहा। The non-thermal photons provide the right quantum of energy at the right place at the right time for the millions of reactions taking place per cell. Sorry. तो ये जो बायोफोटॉन्स हैं वो ये काम करते हैं जो हमारे रिएक्शंस होते हैं हमारे सेल्स में, तो उनको एनर्जी सप्लाई करते हैं और राइट टाइम पे और राइट अमाउंट में, और इसी एनर्जी की वजह से रिएक्शन होते हैं, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। और ये उनका एस्टिमेट है कि कुछ फोटोन ही सारा काम एक सेल में कर सकते हैं, ज्यादा फोटोन्स की आवश्यकता नहीं होती है। और ऑब्जर्वेशंस ये बताते हैं कि ये जो बायोफोटॉन्स हैं ये किसी कोहेरेंट फोटोन फील्ड से प्रोड्यूस होते हैं। हालांकि वो इसका ये अनुमान ही लगा पाते हैं कि उस फील्ड को वो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा अनुमान है कि ये किसी कोहेरेंट फील्ड से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरी मान्यता यह है कि ये जो कोहेरेंट फील्ड की बात हो रही है, हमारा कार्बन शरीर भी फील्ड के रूप में ही है। तो जो नाम कर्म है वो कोहेरेंट फील्ड के रूप में है, और बल्कि सारे कर्मा जो फील्ड हैं वो कोहेरेंट ही होने चाहिए। और ये जो बायोफोटॉन्स हैं बनते हैं तो कार्बन शरीर से कैसे बनते हैं? तो कार्बन शरीर तो हमारा 4 टच मैटर है। जो कार्बन वर्गना है वो 4 टच मैटर है। कार्बन शरीर 4 टच मैटर है। तो लेकिन जो बायोफोटोन है वो तो 8 टच होने चाहिए, क्योंकि 4 टच मैटर हमारी बॉडी से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। और चूंकि फोटोन है और फोटोन 8 टच मैटर है, तो इसलिए वो जो 4 टच मैटर है जो कार्बन वर्गना का है वो 8 टच में कन्वर्ट होता है, तब बॉडी से इंटरेक्ट करता है। और 4 टच से 8 टच में कन्वर्ट कैसे करता है? ये एग्रीगेशन से। जब नाम कर्म का उदय होता है तो कार्बन वर्गनाएं रिलीज होती है हमारे कार्बन शरीर से, तो जब रिलीज होती हैं उस समय वो 4 टच है। लेकिन जब बहुत सी वर्गनाएं मिल करके एक एग्रीगेट बना करके 8 टच बना सकती हैं, ये संभावना अपने यहाँ कही गई है कि 4 टच मैटर 8 टच में कन्वर्ट हो सकता है और वाइस वर्सा। तो 8 टच में कन्वर्ट होकर के ही बायोफोटोन बनाती है, और फिर वो बायोफोटोन वो सारे रिएक्शन कर रहा है जिसके बारे में पहले कहा गया है। तो
और फिर ये जो चूंकि बायोफोटोन नामकरण से निकला है, इसलिए इसमें वो नामकरण की सारी इंफॉर्मेशन रहती है और वो फिर सारे रिएक्शंस कंट्रोल उस तरह से करता है कि जो नामकरण के द्वारा जो शरीर की रचना होती है, ऐसा जो हमने कहा है, तो केमिकल रिएक्शंस उसी तरह से कंट्रोल होनी चाहिए कि शरीर की रचना हो जाए। ये नामकरण के बारे में हम समझ सकते हैं। तो नामकर्म ही है जो शरीर की रचना करती है, शरीर की मेंटेनेंस करती है। और अगर ऑस्पिशियस कर्म है, नाम कर्म दोनों तरह के हो सकते हैं, ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस। और ऑस्पिशियस है तो अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा, इनऑस्पिशियस है तो अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और जो बेस्ट बॉडी स्ट्रक्चर अपने यहाँ माना गया तीर्थंकर का, तो वो भी बनता है तीर्थंकर नाम कर्म से। फिर सवाल है कि गोत्र कर्म क्या करता है। तो अपने यहाँ उल्लेख यही मिलता है कि अगर गोत्र कर्म दो तरह के होते हैं, ऊंच और नीच। अगर ऊंचा है तो ऊंचे परिवार में उसका जीव का जन्म होता है, और अगर नीचा है तो नीचे परिवार में जन्म होता है। लेकिन जन्म तो एक बात हुई, गोत्र कर्म तो हमेशा हर वक्त गोत्र कर्म में भी काम करता रहता है। हमारे शरीर में जो 8 कर्म है उसमें से 7 प्रत्यक्ष में काम करते हैं। तो गोत्र कर्मी प्रत्यक्ष में काम कर रहा है, जन्म की बात ही नहीं है। तो क्या करता है? तो ये जो हाई और लो फैमिली की बात कही गई है, मेरी दृष्टि से वो जेनेटिक लेवल की बात कही गई है कि उसके जीन्स अच्छे मिलते हैं उस जीव को। अगर अच्छे मिलते हैं तो ऊंचा फैमिली है, और अगर जीन्स अच्छे नहीं मिलते हैं तो नीची फैमिली है। तो ये जो गोत्र कर्म है वो बराबर हमारे शरीर में, चूंकि हर वक्त इसका भी उदय होता रहता है, तो वो मैं समझता हूँ कि जीन की क्वालिटी को कंट्रोल करती है। सो गोत्र कर्म इज सपोज्ड टू बी रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ जीन्स, सो इट इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रोल क्वालिटी ऑफ जीन्स थ्रू आउट लाइफ, क्योंकि हर समय काम करते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसके बारे में कोई जानकारी हमको नहीं मिलती है। अब वेदनीय कर्म की बात करें तो वेदनीय कर्म से हम मानते हैं कि सुख दुख का अनुभव करते हैं हम, ऐसा हम मानते हैं। और वेदनीय कर्म चूंकि सुख दुख का अनुभव मन की भी इसमें सहयोग रहता है, इसलिए वेदनीय कर्म जो है वो मोहनीय कर्म के साथ में काम करेगा, चूंकि मन इन्वॉल्व है। और अंतराय कर्म भी इसमें आ जाता है, ज्ञानावरणीय कर्म की भी इसमें इसका योग रहता है सुख दुख की अनुभूति में। वेदनीय कर्म वर्क्स एट बॉडी लेवल, जो बॉडी में जो कम्युनिकेशन है जिससे हम सुख और दुख की अनुभूति होती है, तो ये वेदनीय कर्म करता है। सो इट इज कनेक्टेड विद द बॉडी फिजियोलॉजी और फिजिकल ऑर्गन्स एंड पार्ट्स ऑफ बॉडी कम्युनिकेटिंग सिग्नल्स टू ब्रेन। तो ये सुख दुख के जो बॉडी में चेंजेस होते हैं तो वो ब्रेन को कम्युनिकेशन होता है। और इसमें फिर हमारे सेंस डेटा भी इन्वॉल्व है, क्योंकि मन इन्वॉल्व है। इंद्रियां और मन दोनों साथ में काम करते हैं, तो सेंस डेटा इन्वॉल्व है इसमें। तो ये जो हमारे सेंसेस से भी सिग्नल्स हमारे अनुभव में काम आते हैं। तो इसमें चूंकि इंद्रियां काम आ रही हैं, इसलिए ज्ञानावरणीय कर्म का योग रहेगा। और अंतराय कर्म का तो रहता ही है कि अंतराय कर्म तो अगर ऑब्स्टिकल देती है तो फिर हमको दुख की अनुभूति होगी, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी। और अंतराय कर्म अगर कोई ऑब्स्टिकल नहीं देता है तभी सुख की अनुभूति होगी। आयुष कर्म कैसे काम करता है? तो आयुष कर्म है वो आयुष प्राण का निर्माण करता है, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। तो मैं घाती कर्म की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अब हम थोड़ी प्राण के बारे में बात करें। मैंने कर्म के बारे में बात की, प्राण के बारे में, वाइटल पावर्स। प्राण के बारे में भी हमारी जानकारी बहुत अधूरी है। हमारे यहाँ ये लिखा जाता है कि 10 प्रकार के प्राण होते हैं और इनकी क्या शक्तियां होती हैं, ये तो बताया गया है। लेकिन प्राण फिजिकली क्या है और शरीर में क्या करते हैं ये नहीं बताया गया। तो प्राणास आर मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इंटेलिजेंस इन द बॉडी।
पहली बात तो ये है कि शरीर की जो हमारे आत्मा की जो इंटेलिजेंस है, कॉन्शियसनेस है, वो स्थूल शरीर में कैसे आती है। तो प्राण एक माध्यम है उसका, कि इसके माध्यम से ये चेतना और जो ज्ञान, जो इंटेलिजेंस है, वो हमारे स्थूल शरीर में प्रकट होता है। ये तो अपने यहाँ कहा गया है। फिर जो प्राण है दो प्रकार के हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। तो जो भाव प्राण है वो तो हमारी कॉन्शियसनेस ही है और इंटेलिजेंस है, तो ये तो भाव प्राण है। और द्रव्य प्राण ये फिजिकल है। 10 प्राण बताए गए हैं, मैंने यहाँ बता दिया। आयुष प्राण है, जो लाइफ का बेसिस है। आयुष प्राण नहीं होंगे तो जीवन नहीं होगा। श्वासोश्वास प्राण है, जो पावर ऑफ रेस्पिरेशन है। शरीर बल प्राण है, पावर ऑफ बॉडी है, बॉडी मेकिंग। वचन बल प्राण है, पावर ऑफ स्पीच। मनोबल प्राण है, पावर ऑफ माइंड, मन। इंद्रिय प्राण 5 हैं, 5 प्रकार के सेंसेस के पीछे पावर वही है। तो ये जो प्राणास हैं, वो जो प्राण है वो हमारे शरीर को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, सारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल प्राण करते हैं। इस डिस्क्रिप्शन से मालूम हो जाता है। और प्राण पैदा कैसे होते हैं, तो कर्म से ही प्राण होते हैं, कर्म से ही प्राण बनते हैं। देखिए, मूल चीज तो कर्म है जो आत्मा के साथ जुड़ी है, बाकी चीजें सब कर्म से ही उनका स्रोत रहता है। तो जो आयुष प्राण है वो आयुष कर्म से बनते हैं। जो इंद्रिय प्राण, मनोबल प्राण are produced in the soul on क्षयोपशम अंतराय कर्म एंड ज्ञानावरणी कर्म, ये उल्लेख है अपने यहाँ। श्वासोश्वास प्राण, शरीर बल प्राण और वचन बल प्राण are produced by rise of नाम कर्म, ये भी उल्लेख है। अब प्रश्न उठता है कि what are these प्राण in physical form? देखिए, द्रव प्राण हैं क्या, ये इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी अपने को नहीं मिलती। आचार्य महाप्रज्ञ का ये कहना है और उल्लेख इसमें भी आता है कि ये जो कर्म है वो तेजस शरीर से इंटरेक्ट करते हैं और द्रव्य प्राण बनाते हैं। ये जो कर्म का उल्लेख अपन ने पहले अभी किया मैंने, तो जितने कर्म है जो निकल रही हैं हमारे कार्बन शरीर से इस पर्पस के लिए, वो तेजस शरीर से इंटरेक्ट करके प्राण बनाती हैं। तो प्राण का जो तेजस शरीर का एक फंक्शन अपने को मालूम पड़ेगा। तेजस शरीर के बारे में बहुत ज्यादा फंक्शंस क्या है जो आपको ग्रंथों में नहीं मिलेगा। तेजस शरीर है, कार्बन शरीर कर्म के बारे में तो सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, लेकिन तेजस शरीर क्या काम करता है, कैसे करता है, इसके ज्यादा उल्लेख नहीं है। तो एक काम तो यह है कि यह प्राण का स्रोत रहता है, निमित्त रहता है, प्राण तेजस शरीर से बनते हैं। राइजिंग आयुष कर्मा इंटरेक्ट्स विद तेजस शरीर टू प्रोड्यूस आयुष प्राण। तो आयुष कर्म का जो तेजस शरीर से इंटरेक्ट हुआ और आयुष प्राण बना, और ये आयुष प्राण फिर स्थूल शरीर से इंटरेक्ट करता है। राइजिंग नाम कर्मा इंटरेक्ट्स विद तेजस शरीर टू प्रोड्यूस दीज 3 प्राण्स। और इंटरेक्शन ऑफ ज्ञानावरणी कर्मा विद तेजस शरीर और अक्षयोपशम ऑफ दीज कर्मास प्रोड्यूसेस इंद्रिय एंड मनोबल प्राण। तो ये सब प्राण तेजस शरीर के इंटरेक्शन से बनते हैं। प्राण क्या है कि जो प्राण है जो शरीर से अगर बनते हैं, शरीर से अगर इंटरेक्ट करते हैं, तो मैंने पहले भी कहा कि स्थूल शरीर से इंटरेक्ट करने के लिए 4 टच मैटर नहीं कर सकता। तेजस शरीर जो है वो 4 टच मैटर का है, लेकिन हम कह रहे हैं कि प्राण शरीर से इंटरेक्ट करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब कार्बन जो कर्म उदय में आ रहे हैं और जो तेजस शरीर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उससे जो एमिशन निकलेंगे वो तो चतुष्पर्शी होंगे, क्योंकि तेजस शरीर भी चतुष्पर्शी है। लेकिन ये इंटरेक्ट करते हैं स्थूल शरीर से, तो उसके पहले ये 8 टच में कन्वर्ट होना चाहिए, जैसा कि बायोफोटोन के बारे में मैंने कहा था। तो प्राण में भी इसी प्रकार जब तेजस शरीर से आगे बढ़ते हैं प्राण, तो वो एग्रीगेट करके 4 टच बनते हैं, तभी
वो शरीर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत समझने की बात है इसकी। आयुष कर्मा इज सपोज टू इंटरेक्ट। अब सारे प्राण का मैं लूंगा कि सारे प्राण हमारे शरीर में काम कैसे करते हैं। प्राण के बारे में मैंने पहले भी आपके एक लेक्चर में कहा था कि ये हमारे शरीर में जितनी बायो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बनाते हैं। बायो इलेक्ट्रिसिटी बारे में हमने बात की थी। तो जो आयुष कर्मा है वो इज सपोज टू इंटरेक्ट विद आयंस प्रोड्यूस्ड इन सेल। जो बायो इलेक्ट्रिसिटी इन आवर बॉडी एग्जिस्ट एज आयंस, नॉट एज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आयंस जो है दे आर डिफरेंट काइंड, जो आयंस हमारे बाहर देखते हैं हम, उससे वो आयंस हमारे शरीर में जो है वो डिफरेंट है। दे आर वेरी एनर्जेटिक इन कंपेयर टू ऑर्डिनरी आयंस, तो ये जो आयुष कर्मा से जो आयुष प्राण है वो इन आयन से इंटरेक्ट करते हैं सेल में और बायो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। बायो इलेक्ट्रिसिटी इज समथिंग व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, बायो इलेक्ट्रिसिटी आयन से बनी होती है, जैसा मैं बता रहा हूँ है। एंड बायो इलेक्ट्रिसिटी इज मच मोर पावरफुल देन द नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज बिकॉज ऑफ प्राण। Using bioelectricity, cells engage in intelligent actions because of Ayush Pran. Ayush Pran से इंटेलिजेंस आ रही है, इसलिए बायोइलेक्ट्रिसिटी इंटेलिजेंटली हमारे शरीर में काम करती है। And life continues as long as Ayush Prana is present and cells engage in intelligent actions. आयुष प्राण समाप्त हो जाएंगे, आयुष कर्मा समाप्त हो जाएंगे तो आयुष प्राण भी समाप्त हो जाएंगे और शरीर में इंटेलिजेंट एक्टिविटी बंद हो जाएगी, शरीर काम करना बंद कर देगा। श्वासोच्छ्वास प्राण की बात करें तो ये मैंने पहले भी कहा था कि ये केवल श्वास का लेने देने का लंग्स का ही फंक्शन नहीं है। लंग्स और हार्ट मिलकर के पूरा काम करते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। तो लंग्स एंड हार्ट का फंक्शन साथ में चलता है। तो ये जो प्राण है वो हार्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। शरीर बल प्राण, शरीर, इससे शरीर बनता है, इसकी शक्ति शरीर बनाने की है। तो जो हमारे शरीर में सेल्स डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद में फिर वो ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को एक डिफरेंट पैटर्न्स में, तो टिश्यूज बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ये जो शक्ति है जो सेल्स डिवाइड करते हैं फिर अपने आप को अरेंज करना पर्टिकुलर पैटर्न में इंटेलिजेंटली, सो दैट ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड, टिश्यूज आर प्रोड्यूस्ड, ये शरीर बल प्राण में आती है। इंटेलिजेंस शरीर बल प्राण लेके आता है। कुछ सेल्स शरीर के बाहर डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ये बहुत पहले भी बात हुई थी, लेकिन ऐसे केस में वो इंटेलिजेंटली कोई पैटर्न नहीं बना सकते, डिवाइड तो कर सकते हैं। वचन बल प्राण, वचन क्या है, स्पीच क्या है, पहले मैं पूरा रेफरेंस पहले के आपको मेरे लेक्चर से समझना पड़ेगा। स्पीच है वो साउंड प्लस मीनिंग, दो चीज इन्वॉल्व है इसमें। स्पीच में साउंड भी है, मीनिंग भी है। और साउंड तो हम जैसा हमारा वोकल सिस्टम से प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मीनिंग जो है वो ब्रेन इम्पार्ट करता है। और ब्रेन में कैसा प्रोसेस होता है वो बायो भाषा वर्गना के माध्यम से होता है, जैसा मैंने पहले बताया था। The sound is produced by vocal system and meaning is imparted by brain with the help of mind. Mind काम करता है ब्रेन के साथ में, इसके बारे में और आगे बात करेंगे हम। Brain attracts भाषा वर्गना for imparting meaning, and vachan bal pran is the force behind this attraction of भाषा वर्गना and converting sound into speech. फिर है मनः बल प्राण, ये कैसे काम करता है? देखिए, माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रेन, ये तो बहुत मेरे ख्याल से आसान है समझना। एंड इट इज मेड अप ऑफ मनोवर्गना, सूक्ष्म है, चतुष्पर्शी है। मनोवर्गना भी चतुष्पर्शी होती है। माइंड वर्क्स इन कंजक्शन विद ब्रेन, ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। और जो मनोबल प्राण है वो इन दोनों के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। माइंड सूक्ष्म है, ब्रेन स्थूल है, दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो मनोबल प्राण है। जैसे मैं पहले बताया कि सारे प्राण यही कनेक्शन का काम कर रहे हैं। इंद्रिय बल प्राण क्या है? इंद्रिय प्राण, देखिए, इंद्रिय प्राण आर पावर बिहाइंड सेंसिंग फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स तो हैं, लेकिन जो सेंस ऑर्गन का जो मीनिंग होता है सेंसेस का, वो इंद्रिय बल प्राण से। सेंसेस हमारे
काम तभी करेंगे मीनिंगफुली जब इंद्रिय बल प्राण हो, तो इंद्रिय प्राण हो, और 5 इंद्रियां 5 प्राण हैं। इंद्रिय प्राण में ऑल्सो बी फोर्स बिहाइंड जनरेशन ऑफ ब्रेन। ब्रेन को मैंने उपकरण माना है इंद्रियों का, तो ब्रेन में जो अलग से इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसके पीछे ये प्राण होना चाहिए। मतलब जितनी बायो इलेक्ट्रिसिटी, कितनी भी प्रकार की बायो इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर में बनती है, उसके पीछे प्राण है। All pranas are connected with electrical activity in respective body parts. तो सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हमारे शरीर में हो रही है उसका मूल प्राण है। और डेथ मीन्स एब्सेंस ऑफ प्राण। जब प्राण नहीं है कि न प्राण निकल गए, साधारण भाषा में हम जो कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि प्राण नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि शरीर में बायो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब देखिए, आप ये क्लिनिकली भी यही देखते हैं, हम लोग देखते हैं, कई बार वीडियोस देखते हैं कि मॉनिटर लग रहा है और मॉनिटर पे वेव्स आ रही हैं। जब तक इंसान जिंदा है तब तक वो वेव्स आती रहती हैं, और जब इंसान की डेथ हो जाती है तो वो फ्लैट करवा जाती है। मतलब बायो इलेक्ट्रिसिटी ने काम बंद कर दिया, बनना बंद कर दिया, तो मॉनिटर पे कुछ दिखेगा नहीं। और यही हम कह रहे हैं कि प्राण है तब तक जीवन है। मतलब प्राण है तब तक बायो इलेक्ट्रिसिटी है, और तब तक जीवन है। तो ये मैंने थोड़ा यहाँ कनेक्शन दिखाया है, इस पिक्चर में आप देखेंगे। अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ नोट करने की है वो ये है कि देखिए, ये कार्बन बॉडी है और ये तेजस शरीर है। कार्बन शरीर से कार्बन वर्गणाएं निकल करके तेजस शरीर से इंटरेक्ट करती हैं। जब यहाँ से निकलती हैं तो 4 टच होती है, लेकिन फिर एग्रीगेट करके 8 टच बनती हैं, तब बनता है प्राण। और ये प्राण बायो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये जितनी बायो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी मैंने दिखाया है, ये दिखाया है बॉडी इलेक्ट्रिसिटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी इलेक्ट्रिसिटी है हमारे, और सभी प्राणों से बनती हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर में है वो प्राण का नतीजा, प्राण का रिजल्ट है। और दूसरा, ये देखिए, दूसरा कनेक्शन ये है कि ये कार्बन शरीर है, और जो डायरेक्टली बॉडी से इंटरेक्ट करता है, तो कार्बन वर्गणाएं जब यहाँ से निकलती हैं तो 4 टच होती है, फिर बाद में एग्रीगेट करके 8 टच बनती हैं, और ये शरीर में बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। बायोफोटॉन्स की बात अपन ने की, वो नामकरण से बनती है। और मेरा ऐसा मानता है कि हो सकता है कि चारों आघाती कर्म इसी प्रकार के बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पैदा करते हों। ये रिसर्च की बात है। लेकिन जो बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे शरीर में है उसका स्रोत हमारे कार्बन शरीर है, मेरा कहने का तात्पर्य है। तो ये 2 बड़े बड़े फिनोमेना जो बॉडी में हम देखते हैं, उसका सोर्स हम यहाँ अपने सूक्ष्म शरीर में उनका ले सकते हैं। थोड़ी सी बात मैं प्राणायाम की करूंगा। अनिल जी, कब मुझे बंद करना है मुझे बता दीजिएगा। प्राणायाम की बात, कुछ पूछना भी है सब। मैं पहले खत्म कर लूं ये प्राणायाम। आप कर लीजिए, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम। बाद में पूछ, बाद में मैं प्राणायाम, मेरे ख्याल से प्राणायाम पे बात करके समाप्त कर दूंगा आज का लेक्चर, फिर बाद दूसरा पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। प्राणायाम क्या है और प्राण हमारे शरीर में कैसे आते हैं, मतलब बेसिकली तेजस वर्गणाएं हमारे शरीर में आती कैसे हैं। कार्बन शरीर के बारे में तो कहा गया है कि कार्बन वर्गणाएं होती हैं बाहर, और फिर जब हमारा शरीर में एक्टिविटीज होती हैं तो वो अट्रैक्ट होती हैं, कषाय सब बंद होता है। लेकिन तेजस शरीर के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो तेजस शरीर में भी तेजस शरीर है तो तेजस वर्गणाएं बाहर से आती है। तो देखिए, जो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है उसमें 2 बातें होती हैं। एक तो हम एयर ब्रीद कर रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं एयर, मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्राण वायु ले रहे हैं। दूसरा, साथ ही साथ हम तेजस वर्गणा भी ग्रहण करते हैं, एक ही प्रोसेस पर। मतलब प्राण भी ग्रहण हम श्वास के माध्यम से करते हैं। तो ये जो श्वास के माध्यम से जो
तेजस वगैरह हम शरीर में लेते हैं, वही हमारा प्राण का स्रोत है, जैसे मैंने बताया। तो तेजस वगैरह भी हम अट्रैक्ट करते हैं जब हम ब्रीथ कर रहे हैं। और देर आर अदर वेज ऑफ अट्रैक्टिंग प्राण वगैरह। एक तो श्वास के माध्यम से, जैसे मैंने बताया, और प्राण हम दो तरह के मान लें। एक तो हमारे बेसिक प्राण है, एक सुपर प्राण जिसको मैंने कहा है। इसको ये समझना यह है कि जो बेसिक प्राण है वो हम नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस है, जो नॉर्मल हम सांस लेते हैं तो प्राण ले रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेशल एफर्ट्स होते हैं प्राणायाम के माध्यम से, तो हम कुछ और प्राण अपने यहाँ अट्रैक्ट करते हैं। इसको मैंने सुपर प्राण बोला है। और ये प्राणायाम के माध्यम से, चक्र के माध्यम से अट्रैक्ट होती है। अब एक नया कंसेप्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, चक्र का। मैं बता दूं आपको थोड़ा इसमें कि हमारे शरीर में चक्र माने गए हैं। ये धारणा अपने यहाँ बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन अपने ग्रंथों में पहले थी। सॉरी। तो ये जो चक्र दिखाए हैं यहाँ, सबसे नीचे से आप चलेंगे तो मूलाधार चक्र है, फिर ऊपर जाएंगे तो स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्रार चक्र है। नाम यहाँ छप गया है, मैंने आपको बता दिया। तो ये 7 चक्र हैं। और ये चक्र क्या है ये अभी हम देखेंगे यहाँ। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये चक्र एक्साइट होते हैं, और ये चक्र एक्साइट होते हैं तो हम और प्राण अपने यहाँ अंदर से धारण करते हैं। तो अतिरिक्त होता है श्वास, नॉर्मल श्वास के अतिरिक्त प्राणायाम के माध्यम से हम और एडिशनल प्राण या कहना चाहिए तेजस वगैरह अपने शरीर में अट्रैक्ट कर सकते हैं। 7 चक्र हैं ये, और 7 मैंने बताए हैं। इनके बारे में थोड़ी सी और आगे बात कर लें। ये जो चक्र हैं, सॉरी, ठीक है, ये जो चक्र हैं वो हमारे शरीर में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके पोजीशन से कोइंसाइड करते हैं। सो ये देखिए आप, चार्ट मैंने बनाया है यहाँ। तो जो सहस्त्रार चक्र है वो पीनियल ग्लैंड से कोइंसाइड करता है, और आज्ञा चक्र पिट्यूटरी से करता है, विशुद्धि थायराइड पैराथाइरॉइड करता है, अनाहत थाइमस, मणिपुर पेनक्रियास, स्वादिष्ठान टेस्टिस एंड ओवरीज, एंड मूलाधार एड्रेनल्स। तो ये जो हमारी ग्लैंड्स हैं और ये चक्र के जो स्थान है दोनों एक ही जगह मतलब शरीर में कोइंसाइड करते हैं। And each chakra is supposed to supply energy to specific parts of body. जो चक्र हैं वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। जो हम प्राण को धारण करते हैं, हमारे शरीर में प्राण का प्रवाह होता है, और प्राण का जब प्रवाह होता है तो वो फिर एक सिस्टम है पूरा शरीर में, चक्रों के माध्यम से शरीर के अंग, सारे अंगों को जाते हैं वो प्राण। तो इसके बारे में अभी और मैं आगे बात करूंगा। तो हर चक्र जो है वो शरीर के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो यहाँ ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको एनर्जी सप्लाई करता है, प्राण सप्लाई करता है। और प्राण के हेल्थ बेनिफिट्स तो सबको मालूम है, एक्सटेंसिवली इसकी बहुत स्टडी हो चुकी है, बहुत रिसर्च हुई है इसके ऊपर, और मेरी पुस्तक के बारे में भी लिखा है मैंने कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं। मैं उनके बारे में यहाँ नहीं जा रहा। तो दिस इम्प्लाइज इफेक्ट ऑफ प्राणा ऑन कर्मा। सवाल यह है कि अगर ऐसा कहते हैं कि प्राणायाम से शरीर निरोग रहता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, तो कहीं न कहीं प्राण का संबंध कर्म से, वेदनीय कर्म से होना चाहिए, क्योंकि वो हमको शरीर में सुख की प्राप्ति कराता है। तो चक्रास आर एनर्जाइज्ड बाय प्राणायाम and are expected to excite वेदनीय कर्मा फील्ड, ऐसा मेरा मानना है। ये जो चक्रास हैं वो प्राणायाम से एनर्जाइज होते हैं, और वो अगर वेदनीय कर्म फील्ड है उसको एक्साइट करते हैं, तो वहाँ यह संभव है कि इट में कॉज उदीर्णा एंड संक्रमण ऑफ वेदनीय कर्मा, ट्रांसफॉर्मिंग असाता वेदनीय इनटू साता वेदनीय। ये संभव है, ऐसा हो सकता है।
चक्रास जो है वो हमारे शरीर में आचार्य महाप्रज्ञ का कहना यह है कि यह कॉन्शियसनेस सेंटर है। यह आचार्य महाप्रज्ञ ने लिखा है अपनी पुस्तक में, यह कॉन्शियसनेस सेंटर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चेतना है वो जो और हमारे आत्म प्रदेश हैं वो इन चक्रों के ऊपर कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। आत्म प्रदेश भी वहां कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। आत्म प्रदेश यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हमारी बॉडी में, ऐसे स्थान है जहां इनका कंसंट्रेशन है वो चक्र है, तो वो कॉन्शियसनेस सेंटर कहा गया है। और वहीं चूंकि आत्मा के साथ में कर्म रहते हैं तो कर्म का भी कंसंट्रेशन होगा वहां। Therefore, Atma Pradesha and karmas are also concentrated form at these centers. इसीलिए ये चक्र काम करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि डू प्राणायाम कॉज निर्जरा ऑफ अदर कर्मास, निरदिनी कर्मा की बात तो मैंने कही अभी, तो क्या ऐसा भी होता है क्या? पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन शायद होता होगा। अकॉर्डिंग ज्ञानार जो ग्रंथ है उसमें लिखा है कि प्राणायाम जो है वो स्पिरिचुअली बहुत हेल्पफुल नहीं है। शरीर में मैंने एक लिंक भेजा है, कठिन साहब की टॉक चल रही है। स्वास्थ्य लाभ तो देता है लेकिन स्पिरिचुअली बहुत हेल्पफुल नहीं है, ऐसा कहा गया। आचार्य शुभचंद्र ने ये बात कही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि शायद ये मोहनी कर्म की निर्जरा नहीं कर सकता, वो दूसरे कर्मों करे नहीं कर सकता है, लेकिन मोहनी की तो नहीं करता है कि स्पिरिचुअली बेनिफिट नहीं है, ऐसा आचार्य शुभचंद्र का कहना है। तो बट प्राणायाम कैन काम द माइंड, इससे मन तो बिल्कुल शांत होता है। आप जो प्राणायाम करते हैं वो इसका अनुभव करते होंगे। और प्राणायाम जो है इसलिए जो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को लाभ देता है। प्राणास को हमारे लिब्धि का निमित्त माना गया है, ये हमारे यहाँ उल्लेख है कि प्राण जो है, प्राण नॉट प्राणायाम, प्राण ये लब्धि के निमित्त बनते हैं। जो विभिन्न प्रकार की लब्धि बताई गई है तो प्राण उसके निमित्त बनते हैं। और योगीज जो होते हैं वो कई सारे ऐसे एक्ट करते हैं जिनको मिरेकल मानते हैं। मिरेकल होते नहीं है लेकिन हमको लगता है कि मिरेकल है। तो उसमें ये उल्लेख दूसरे ग्रंथों में होता है कि ये प्राण के माध्यम से होता है सारा। और ये जो प्राण है वो शरीर से बाहर एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये जो कॉन्शियसनेस सेंटर्स हैं, मैं समझता हूँ कि अगर हम इन सेंटर्स को अवेकन कर दें, जागृत कर दें, तो हमारी इंट्यूशन बढ़ जाती है। दे आर ऑल्सो प्लेसेस ऑफ इंट्यूशन बिकॉज दे आर आत्म प्रदेश आर इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। मेडिटेशन है, अगर हम इस चक्रों पे करते हैं तो वो चक्र जागृत होते हैं और वो जो एक्साइट होते हैं। तो चूंकि ये फील्ड्स के रूप में काम करते हैं ना सारे प्राण और कर्म, जैसे कि मैंने पहले बताया, सब फील्ड्स है। तो कई प्रकार की लब्धि हमको मिलती हैं इसमें। ये मेडिटेशन इन सेंटर्स पे अगर अपन मेडिटेट करें, ये जो चक्रास है उन पे अगर मेडिटेट करें तो कई प्रकार की लब्धि की प्राप्ति होती है। उसका ये एक अलग विषय है पूरा। एंड ये जो स्ट्रक्चर है जिसकी बात मैंने अभी की वो केवल ह्यूमन बॉडीज में ही है और दूसरी बॉडीज में नहीं है। और इसीलिए शायद केवल ह्यूमन शरीर से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बस ये बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। Should I ask some questions, sir? एक मिनट बस मैं बात अपनी खत्म कर रहा हूँ। वैदिक व्यू प्राण का यह है कि हमारे शरीर में जो प्राण आते हैं वो शिखा के माध्यम से होते हैं। जो शरीर में जो शिखा का जो जगह है वहां से प्राण की एंट्री होती है और वो हमारे शरीर में बहते हैं नाड़ी के माध्यम से। और 3 प्रकार की नाड़ी प्रमुख मानी गई है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जो जानते हैं इस बारे में। और ईड़ा को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और ये नेगेटिव भी मानी जाती है। पिंगला को सूर्य नाड़ी कहते हैं, ये पॉजिटिव मानी जाती है। और ये जो चक्र हैं, ये जो सुषुम्ना है वो हमारे स्पाइनल कॉलम पे है। जो स्पाइनल कॉलम है हमारा, उसके अंदर से सुषुम्ना पास होती है। और ये जितने चक्र से मैंने बात की तो वो भी इनके सुषुम्ना में ही होते हैं। मतलब ये जो स्पाइनल कॉलम होते हैं उसी में होते हैं। और कैसे ये चक्र बनते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि जो सुषुम्ना जो चलती है ऊपर से नीचे तक, सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक, तो उसमें जगह जगह बैंड्स हैं। तो वो बैंड्स चक्र का शेप ले लेते हैं। उसमें जो बैंड्स क्रिएट करते हैं
तो ये सुषुम्ना के माध्यम में एक वोर्टिसेस की फॉर्म में बन जाते हैं। तो जो प्राण है वो इन वोर्टिसेस के फॉर्म में है, इन चक्रों के ऊपर ऐसा। और ये प्राण सुषुम्ना के माध्यम से फ्लो करते हैं, फिर चक्रों के माध्यम से, नाड़ी के माध्यम से सारे शरीर में व्याप्त होते हैं। 72,000 नाड़ी मानी गई हैं। और ये जो वोर्टिसेस हैं इनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। क्योंकि वोर्टिस है इसलिए फ्रीक्वेंसी होगी, तो मूलाधार की सबसे कम होती है और सहस्त्रार की सबसे ज्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी मूलाधार से सहस्त्रार तक बढ़ती है। तो ये जो चक्रास हैं, या जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम, जैसे मैं बताया कि प्राणा का हम हाथ अंदर ले रहे हैं, इनहेल, प्राण भी हमारे अंदर से आते हैं। शिखा के माध्यम, शिखा की जगह से एंटर हुए, सुषुम्ना के माध्यम से सारी स्पाइनल कॉलम में उनका प्रवाह होता है और वही चक्र होते हैं। तो जो चक्रा को एक्साइट करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और उससे हमको बॉडी एनर्जाइज होती है और दूसरे लाभ मिलते हैं। तो ये बस मैं यही अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा प्राणायाम तक। तो आज मैंने 2 बात आपके सामने रखी। एक तो कैसे कर्म कैसे हमारे शरीर से इंटरेक्ट करते हैं, और दूसरे प्राण कैसे इंटरेक्ट करते हैं। बाकी लक्ष्य और मन का हम अगले लेक्चर में देखेंगे। हाँ, अब आप प्रश्न कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं साहब, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और वी शुड टेक इट फॉरवर्ड। इसमें कई ऐसी चीजें हैं जिस पर आगे अपने को काम किया जाना चाहिए। कछारा साहब ने बहुत ही साइंटिफिकली इस चीज को लिया है। अब हम एक एक करके क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो सबसे पहले तो